सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा यानी टिप्पणी। आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया है। बैंक ने कहा है कि जिनके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं वो उसे 30 सितंबर 2023 तक अन्य मूल्यों के नोटों से एक्सचेंज करवा सकते हैं। 2000 रुपये के नोट के बदलने की प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू हो गई है। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा कि भारत को 500 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग की करेंसी नोटों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उच्च मूल्य वर्ग के किसी भी नोट की ज़रूरत है। 2000 के नोट बंद होने के बाद सियासतदानों और विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। कोई कह रहा है जब बंद ही करने थे तो चालू ही क्यों किए थे। कोई 2000 के नोट को बीजेपी सरकार की असफलता बता रहा है। ये बात तो तय है कि डिमोनेटाइजेशन करके जिस तरह से इस देश में अचानक 1000 और 500 के नोटों के चलन को बंद कर दिया गया था, ये भारत के नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाला निर्णय था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिमोनेटाइजेशन ने मुश्किल खड़ी की थी, बल्कि ये कह रहा हूँ कि अचानक होने वाले डिमोनेटाइजेशन ने मुश्किल खड़ी की थी। अपने ही पैसों को लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाना, लाइन में लगना, इसके बावजूद पैसे न मिल पाना, कितने ही लोगों का अपनी जान से हाथ धो लेना, ये सब उस समय की बात है जब मोदी जी ने अचानक 1000 और 500 के नोटों के बंद होने का ऐलान किया था। डिमोनेटाइजेशन के बाद 2000 का गुलाबी नोट देखने में आया। गोदी मीडिया के कई एंकरों ने इसमें चिप होने का भी दावा किया था, लेकिन उनका ये दावा एक ऐतिहासिक मजाक ही बनकर रह गया। सोचने की बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन के पीछे जो कारण थे, यानी आतंकवाद की रोकथाम और काले धन को बाहर निकालना, तो क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसी कोई सफलता मिल पाई है? क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद काला धन बाहर आ पाया है? क्या आतंकवाद के बालों पर पूरी तरह से कट चुके हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर क्या उन लोगों की बात मान ली जाए जिनका कहना है कि डिमोनेटाइजेशन एक तानाशाही फरमान के अलावा कुछ नहीं था? सोचने की बात यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, उस समय देश भर में कैसी भगदड़ मची थी, कैसा कोहराम देखने में आया था, और आज जबकि 2000 के नोटों का चलन बंद हुआ है तो कोई शोर नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या पहले भी इसी प्रकार नोटबंदी नहीं हो सकती थी? अब आइए कुछ बात कर लेते हैं द कर्नाटका स्टोरी की। जी हाँ, द केरल स्टोरी नहीं बल्कि द कर्नाटक स्टोरी। कर्नाटक में भाजपा की करारी हार और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। कर्नाटक जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनावों का नतीजा सामने आया। कर्नाटक असेंबली में कुल सीटें 224 हैं। सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें कांग्रेस पार्टी को 135 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि बीजेपी 66 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं जेडीएस को कुल 19 सीटें मिली हैं, जबकि 4 सीटें अन्य लोगों ने हासिल की हैं। कर्नाटक में भाजपा की करारी शिकस्त से ये तो समझ में आ रहा है कि जनता रफ्ता रफ्ता भाजपा के एजेंडों और प्रोपेगंडों को जान रही है और भाजपा के चाल चरित्र को पहचान रही है। भाजपा ने कर्नाटक को जीतने के लिए अपनी पूरी मेहनत झोंक दी थी। नफरत के एजेंडे चलाए, गोदी मीडिया से भरपूर सहायता ली, धार्मिक नारे लगाए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भाजपा की सभी चालों पर पानी फेर दिया। लेखक कबूल अहमद ने आज तक .in पर अपने लेख में भाजपा की हार के 6 प्रमुख कारण बताए हैं, जिनमें कर्नाटक में मजबूत चेहरा न होना, भ्रष्टाचार, ध्रुवीकरण का दांव न चल पाना, येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना और सत्ता विरोधी लहर की काट तलाश न कर पाना शामिल है। मैं समझता हूं कि द केरल स्टोरी को कुछ और दिन पहले रिलीज़ हो जाना चाहिए था। शायद उससे द कर्नाटक स्टोरी में कुछ जान पड़ जाती और द कर्नाटक स्टोरी इतनी फ्लॉप न होती। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।